नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। एनपीए के खिलाफ जंग में बैंकों को सेबी का मिला साथ। कर्ज में डूबी कंपनियों को बेचना होगा आसान, ओपन ऑफर लाने से मिली छूट। सीडीएसएल के आईपीओ ने बाजार में रचा इतिहास, करीब 170 गुना भरा इशू। लगातार दूसरे दिन बाजार में सुस्ती का मोड़, निफ्टी 9650 के नीचे फिसला। मेटल और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा पिटाई। सूटी ने एलएनटी में अपनी 2.5% हिस्सेदारी बेची, सरकार को 4000 करोड़ मिलने की उम्मीद। विपक्षी एकता की कोशिशों को तगड़ा झटका, जेडीयू ने कोविड की दावेदारी का किया समर्थन। कल यूपीए की बैठक में भी नहीं होगी शामिल। शेयर होल्डर्स के दबाव में झुके उबर के फाउंडर ट्रेविस कॉलनिक सीईओ के पद से दिया इस्तीफा। कंपनी में सेक्सुअल हैरेसमेंट और कानूनी मुकदमों के चलते खिलाफ हुए निवेशक। तीसरे योग दिवस पर लखनऊ में 51,000 लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने किए आसन। अहमदाबाद में बाबा रामदेव ने 5 लाख लोगों के साथ बनाया विश्व रिकॉर्ड। कल भारत में लॉन्च होगा OnePlus 5, 8GB रैम और डुअल रेयर कैमरा के साथ। फटाफट चार्ज होने वाली बैटरी है खास फीचर, करीब 31,000 रुपए हो सकती है कीमत। एनपीए की लड़ाई में आरबीआई को मार्केट रेगुलेटर सेबी का भी यहां साथ मिल गया है। आज सेबी ने बड़ा फैसला लेते हुए एनपीए वाली कंपनियों को बेचने के नियम आसान कर दिए हैं। इसके अलावा सेबी ने पी नोट्स पर भी सख्ती की है और सेबी ने कमोडिटी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों के भी दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैसला एनपीए वाली कंपनियों को बेचने से जुड़ा ही था। सेबी बोर्ड took decisions to facilitate resolution of distressed assets and thereby actually contributing to the efforts which are being made by RBI through their schemes and also through Bankruptcy Board of India, that means insolvency and bankruptcy code and NCLT route. So certain dispensations have been given. One is in ICDR regulation. On the preferential pricing side, it has been allowed that in various schemes of RBI, pricing may be as per the prescription of RBI. तो सेबी के इस फैसले के बारे में विस्तार से आइए बात करते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हमारे मार्केट्स एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, बताएं कि सेबी ने जो तमाम फैसले आज की बैठक में लिए हैं, इसकी हाइलाइट्स क्या रही? सेबी की बोर्ड बैठक में आज 3 बड़े और अहम फैसले लिए गए। पहला, एनपीए की समस्या और स्ट्रेस एसेट्स को लेकर, और सेबी चेयरमैन ने बताया कि इस मामले में जो आरबीआई के एनपीए रेजोल्यूशन को लेकर जो नियम है और जो प्राइसिंग फॉर्मूला है, सेबी उसी को मानेगी और उसी के लिहाज से शेयरों के दाम तय किए जाएंगे। साथ ही अगर बैंक्स कोई नए प्रोमोटर्स ढूंढते हैं और उन्हें एनपीए और स्ट्रेस एसेट्स वाले बिजनेस बेचते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बड़ी राहत की बात होगी। और इस वक्त जो देश में पूरी बड़ी समस्या एनपीए के रेजोल्यूशन को लेकर चल रही है, उसमें सेबी ने काफी कुछ स्थिति साफ कर दी है। दूसरा बड़ा फैसला सेबी ने लिया है वो है पी नोट्स या फिर जिसे कहते हैं ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ओडीआईज को लेकर। हाल ही में सेबी ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की थी और उस पर सेबी ने फाइनल फैसला देते हुए ये कहा कि अब ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इशू करने पर फीस लगेगी। सेबी का इरादा यह है कि वो बंद तो नहीं करना चाहते पी नोट्स को, लेकिन उस पर लगाम जरूर कसना चाहते हैं। और साथ ही एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा भारत में रजिस्टर हों और कारोबार करें, इसके लिए कई रियायतें देने का भी ऐलान किया है। और तीसरा बड़ा एक फैसला जो सेबी ने लिया वो है कि कमोडिटी मार्केट में अब फंड्स की या फिर यूँ कहें कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की एंट्री, कैटेगरी 3 वाले एआईएफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, इनकी अब एंट्री होगी कमोडिटीज के डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करने के लिए। आज से उन्हें अनुमति मिली है। तो ये 3 बड़े फैसले हुए हैं। साथ ही सेबी चेयरमैन ने एक और बड़ी बात कही, वो है कि हिंदुस्तान में डेरिवेटिव्स और इक्विटी मार्केट्स का विस्तार किस तरह से हो, उस पर बहुत जल्दी सेबी एक कंसल्टेशन पेपर जारी करने वाली है, सुझाव मांगने वाली है। तो आज की बोर्ड बैठक का पूरा फोकस एनपीए की समस्या और आरबीआई की इससे जुड़ी गाइडलाइंस को अप्रूव करना था, जो आज सेबी के बोर्ड ने किया। शुक्रिया इस पूरी समझाइश के लिए अनिल जी।
तो निवेशकों के लगातार दबाव के बीच उबर के फाउंडर ट्रेविस कॉलनिक ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि 2009 में एक आइडिया के साथ शुरुआत कर उबर को $70 अरब की वैल्यूएशन तक पहुंचाने वाले ट्रेविस के निकलने से उबर में काफी बदलाव के आसार देखे जा रहे हैं। कंपनी में चल रहे विवादों और खास करके सेक्सुअल हैरेसमेंट के कई मामले सामने आने के बाद उन पर भारी दबाव था। ट्रेविस के पास कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी है और वो बोर्ड में भी बने रहेंगे। एक बयान में ट्रेविस ने कहा है कि वो दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा उबर से प्यार करते हैं और इस्तीफा भी इसीलिए ही दे रहे हैं कि उबर यहां पर फालतू के मामलों में पड़ने की बजाय लगातार तरक्की करे। रुक करते हैं दूसरी अहम खबरों की ओर। सीडीएसएल के आईपीओ ने बाजार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस इशू को जबरदस्त रिस्पांस मिला है और ये आईपीओ 169 गुना से ज्यादा भरा है और आज आईपीओ का आखिरी दिन था। 524 करोड़ रुपए के इस आईपीओ का प्राइस बैंड 145 से 149 रुपए के बीच था। सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड ने एंकर इन्वेस्टर से भी 154 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सबसे शानदार रिस्पांस रेलिगेयर के 2007 में आईपीओ को मिला था। रेलिगेयर का आईपीओ 159 गुना भरा था। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन सुस्ती का मूड हमने आज देखा। बाजार की शुरुआत मामूली कमजोरी के साथ हुई, हालांकि दोपहर के बाद बाजार में रिकवरी नजर आई और बावजूद इसके हमने देखा कि बाजार में सुस्ती का माहौल रहा और अंत में सेंसेक्स में 14 और निफ्टी की बात करें 20 पॉइंट की गिरावट के साथ आज का बाजार बंद हुआ है। बाजार को सहारा देने का आज काम किया HUL, कोटक, मारुति और सन फार्मा जैसे दिग्गजों ने। इधर FMCG शेयरों में भी हमने एक्शन देखा। बैंक शेयरों में भी आज खरीदारी रही। सरकार ने सूटी के जरिए L&T में अपनी 2.5% हिस्सेदारी बेच दी है। ये हिस्सेदारी सरकार ने 4000 करोड़ रुपए में बेची है। हिस्सेदारी बेचने के लिए BSE पर 6 और NSE पर 1 ब्लॉक डील हुई है और इस बिक्री के बाद अब L&T में सरकार का हिस्सा लगभग 6.7% से घटकर 4.2% रह गया है। आपको बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 में विभिन्न कंपनियों में 72,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। जीएसटी को नाम दिया जा रहा है सबसे बड़े टैक्स सुधार का। कहा तो यही जा रहा है कि इससे टैक्स की प्रक्रिया सरल होगी, लेकिन कारोबारियों की माने तो जीएसटी युग में बिलिंग की प्रक्रिया आसान नहीं, जटिल हो जाएगी। अवनिंद्र सिंह देश की राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेस में कंप्यूटर होलसेल मार्केट में कारोबार करते हैं। सोचा था जीएसटी से बिलिंग और टैक्स से जुड़े झंझटों से छुटकारा मिलेगा, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि बिलिंग का बवाल तो बढ़ने वाला है। बिलिंग काफी कम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज उसी में किसी पे आप 18% लगाएंगे, किसी पे 28% लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि ओरिजिनल आइडिया से आज जब हम इम्प्लीमेंट इसे कर रहे हैं तो हम थोड़े भटक गए हैं। कुछ यही हाल ऑटोमोबाइल कारोबारी महेंद्र अरोड़ा का भी है। फिलहाल सीधे सपाट ढंग से कुल राशि पर 12.5% का टैक्स वसूल लेते थे, लेकिन जीएसटी में हर सामान पर टैक्स अलग अलग जोड़ना होगा। अब जब से जीएसटी आएगा तो हर सामान पे हमें अलग अलग टैक्स लगाना पड़ेगा, सेंट्रल का अलग और स्टेट का अलग, और आइटम वाइज आगे देना पड़ेगा। तो इस सामान को हम सारा दिन कैलकुलेट ही करते रह जाएंगे। आइटम वाइज रेट को रिफ्लेक्ट करना है, और आइटम वाइज रेट को रिफ्लेक्ट करना है, उसके साथ साथ उनको सीजीएसटी को भी सेपरेट रिफ्लेक्ट करना है, एसजीएसटी को भी सेपरेट रिफ्लेक्ट करना है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आईजीएसटी को भी सेपरेट रिफ्लेक्ट करना है। उसमें शुरुआत में दिक्कत उनको आएगी। हालांकि इससे पहले भी वैट रेट अलग अलग रहे हैं, मगर एक इंडस्ट्री के रिटेलर के लिए अधिकतर सामान पर टैक्स का रेट एक ही रहता है। दिक्कत सिर्फ कारोबारियों को नहीं, खरीदारों को भी हो सकती है, क्योंकि उनके लिए भी अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग टैक्स को समझना जटिल होगा। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने महानायक अमिताभ बच्चन को बावजूद जीएसटी को लेकर विवादों में घसीट लिया है और आपको बता दें कि निरुपम ने कहा है कि जीएसटी को लेकर लोगों में नाराजगी है और ऐसे में अमिताभ बच्चन जीएसटी का प्रचार इन्हें बंद कर देना चाहिए। जब पूरे देश के व्यापारी सड़क पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तब सरकार के साथ खड़े होकर के व्यापारियों को दुख दर्द देना मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन जी को शोभा नहीं देता।
यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब के बाद अब कर्नाटक सरकार ने भी किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। राज्य में करीब 8,000 करोड़ का लोन माफ किया गया है और इससे 22 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ होगा। किसानों के 50,000 तक के लोन माफ कर दिए गए हैं और कल तक लिए गए लोन माफ किए गए हैं। और इस बात की जानकारी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद ट्वीट करके दी है। सीएम ने लिखा है कि हमारी सरकार किसानों को मजबूत बनाने के लिए कटिबद्ध है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य सूखे का सामना कर रहा है। सीएम ने प्रधानमंत्री से भी अपील की है कि वो कमर्शियल बैंकों का कर्ज भी माफ कराए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कहानी उन आशियानों की जो कभी बन नहीं सकेंगे। क्या है पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी एकता में बड़ा दरार सामने आ गया है। विपक्ष की कल होने वाली मीटिंग से पहले ही जनता दल यूनाइटेड में एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया गया है। इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड कल विपक्ष की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। जेडीयू का कहना है कि राष्ट्रपति के मुद्दे पर एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करने से विपक्षी एकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुलाम नबी आजाद जी शहर में थे और उन्होंने स्वयं ही कोविंद जी का नाम डिस्कशन के लिए आए, उस पर अपनी असहमति खुद ही उन्होंने जाहिर की थी। इसलिए अब कल की बैठक में जाने का कोई औचित्य नहीं बचा है। यद्यपि जनता दल यू और इसके अध्यक्ष विपक्षी एकता के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। ये एक एकांत की घटना है जिस पर पार्टी अध्यक्ष और पार्टी का विभिन्न अवसरों पर विपक्षी एकता के द्वारा किए गए प्रयासों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है। कांग्रेस ने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के नाम का विरोध तो नहीं किया है, लेकिन उसने अपने पत्ते अभी तक खोले भी नहीं है और यही इशारों में कोविंद को लेकर अपना एतराज जता चुकी है। इधर लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात भी की है। केंद्र में अफसरशाही में बड़े बदलाव हुए हैं। अब वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुभाष सी गर्ग को अब आर्थिक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। शक्तिकांता दास के रिटायर होने के बाद इस पद का अतिरिक्त प्रभार कॉर्पोरेट मामलों के सचिव तपन रॉय के पास था। वहीं राजीव गौबा को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। वो 31 अगस्त से कार्यभार संभालेंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के हजारों घर खरीदारों को समझ नहीं आ रहा है कि वो खुश हों या निराश। खबर ये है कि कुल मिलाकर 57 प्रोजेक्ट्स के बिल्डरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इन्होंने अथॉरिटी को अर्जी दी है और वो जमीन और प्रोजेक्ट सरेंडर करना चाहते हैं। कुछ बड़े बिल्डरों की अर्जी तो मंजूर भी हो गई है। जगह नोएडा सेक्टर 32 और 25A, बिल्डर वेब इंफ्राटेक, 110 एकड़ जमीन सरेंडर। जगह नोएडा सेक्टर 96, 97, 98, 112 और 117, बिल्डर यूनिटेक, 219 एकड़ जमीन सरेंडर। यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास बिल्डर लॉजिक्स, 100 एकड़ जमीन सरेंडर। एक दो नहीं, एनसीआर में पूरे 57 बिल्डरों ने जमीन और प्रोजेक्ट सरेंडर करने की अर्जी दी है। सूत्रों के मुताबिक वेब इंफ्राटेक, यूनिटेक और लॉजिक्स की अर्जियां तो मंजूर भी हो गई हैं। अथॉरिटी एक पॉलिसी लेके आई थी, उसको प्रोजेक्ट सेटलमेंट पॉलिसी कहा गया है। उसके अंदर ऑप्शन दिया गया है कि अगर बिल्डर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, उसके पास कुछ लैंड बची है, तो वो लैंड अथॉरिटी को वापसी कर दे और बचे हुए पैसे से या उसके बदले में जो पैसा मिलेगा उससे बैलेंस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर्ड करके वो बायरों को फ्लैट मिल जाए। कुछ दिनों पहले ही नोएडा अथॉरिटी ने करीब 91 डिफॉल्टर्स के नामों की घोषणा की थी। इनमें यूनिटेक, वेब ग्रुप और आम्रपाली जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनमें से कई बिल्डरों ने जमीन या अधूरे प्रोजेक्ट सरेंडर करने की अर्जी दी है। जानकारों के मुताबिक ये रेरा का डर है, जिस वजह से अब बिल्डर्स सेटलमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। आज की डेट में वो इन्वेस्टर ज़रूर परेशान होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि उन्होंने जो डिसीजन, जो उम्मीदें उस प्रोजेक्ट के साथ लगाई वो नहीं बन पाएगी क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया। बट मैं आपको ये बताता हूँ, थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखे, थोड़ी विजन ब्रॉड करे तो उन इन्वेस्टर्स के साथ जो बुरा हुआ एटलीस्ट वो लाखों इन्वेस्टर्स के साथ दोबारा नहीं होगा।
आज की डेट में जो ये इन्वेस्टर्स के पैसे हमें पता है प्रोजेक्ट कैंसिल होगा एनओसी के लिए, इन सब के पैसे टाइमली मैनर पे इनको वापस मिल जाएंगे और मेरे हिसाब से रेरा के हिसाब से इनको विद इंटरेस्ट पैसे वापस मिलेंगे। ये सही है कि यूपी सरकार की नई सेटलमेंट पॉलिसी से बुरी तरह फंस चुके बिल्डरों और घर खरीदारों को एक रास्ता मिला है, लेकिन सवाल ये है कि जिन बिल्डरों के पास प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसा नहीं है वो घर खरीदारों को पैसा कैसे और कब चुकाएंगे। अगर ब्याज समेत खरीदार को रिफंड मिला भी तो क्या वो आज की कीमत पर नए प्रोजेक्ट में पैसा लगा पाएगा? सवालों पर अथॉरिटी चुप है। अर्नव वसावड़ा, दिल्ली। और रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए होंडा का नया आइडिया क्लिक। बने रहें। चीन की मोबाइल कंपनी OnePlus का नया फोन OnePlus 5 ग्लोबल बाजार में लॉन्च हो गया है। इस फोन का बाजार में बेसब्री से इंतजार था और इस फोन में एल्यूमिनियम बॉडी दी गई है और 20 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया गया है। सेल्फी फ्लैश के साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। फोन में 5.5 इंच फुल HD डिस्प्ले है और इसमें दिए गए स्लाइडर के जरिए आप फोन को साइलेंट और डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल सकते हैं। OnePlus 5 में Qualcomm Snapdragon 835 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ डैश चार्जिंग सपोर्ट के साथ यहाँ पे 3300 mAh की बैटरी पर OnePlus का दावा है कि आधा घंटे की चार्जिंग में फोन आसानी से एक दिन तक साथ देगा। और भारत में इसकी कीमत क्या होगी इसकी घोषणा फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन इसका ग्लोबल प्राइस यहाँ पर $479 यानी लगभग 30,964 रुपए रखा गया है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी HP ने आज अपने 2 नए लैपटॉप HP Pavilion X360 और HP Spectre X360 लॉन्च कर दिए हैं। विंडोज इंक टेक्नोलॉजी से लैस ये दोनों लैपटॉप HP एक्टिव पेन के साथ आते हैं जिसे आप नोट्स, ड्रॉ और हाईलाइट कर सकते हैं। दोनों लैपटॉप कन्वर्टेबल हैं और आप इन्हें फोल्ड करके टैबलेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने स्कूटर सेगमेंट में होंडा क्लिक लॉन्च की है। इसमें 110 सीसी का गियरलेस इंजन है जो 8 bhp पावर देता है। माइलेज है 60 किलोमीटर प्रति लीटर और इसकी कीमत है करीब 42,000 और इसे खासकर रूरल मार्केट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर करीब 200 देशों में योग का जश्न मना। प्रधानमंत्री ने लखनऊ के अंबेडकर मैदान में करीब 51,000 लोगों के साथ योग किया। प्रधानमंत्री के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट के दूसरे दिग्गज भी मौजूद रहे और इस मौके पर पीएम ने कहा कि योग से यहाँ पर स्वस्थ मन के साथ जीने की कला सीखने को मिलती है। योग की एक विशेषता है मन को स्थिर रखने की। किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव के बीच भी स्वस्थ मन के साथ जीने की कला योग से सीखने को मिलती है। लखनऊ में योग दिवस पर इस बार पीएम रहे तो वहीं अहमदाबाद में बाबा रामदेव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ योग किया। हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर अहमदाबाद की है जहां बाबा रामदेव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ योग किया और योग का नया रिकॉर्ड भी कायम किया। वहीं लद्दाख में बर्फ के बीच आईटीबीपी के जवान योग करते हुए नजर आए तो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन में भी योग का रंग दिखाई दिया। इधर मुंबई में INS विराट में योग की धूम रही। तो आज योग दिवस पर अपने पूरे दिन की थकान मिटाएं, तनाव मुक्त हो जाएं। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं शवासन के साथ। हम सबका पसंदीदा और जिसको हम सब जानते हैं शवासन, लेकिन उसके पीछे भी खासियत होती है और उसको करने का भी एक तरीका होता है। अभिषेक, शवासन जब हम कहते तो शवासन में काफी सारे लोग कहते हैं सो जाओ। हाँ, ये गलत है। शवासन में सोना नहीं होता है। इट इज टर्म्ड एज पार्शियल रिलैक्सेशन, यानी कि आपका जो मन है वो पार्शियली एक्टिव है और पार्शियली आपका मन रिलैक्स भी कर रहा है उस स्थिति में। तो जब आप शवासन में लेटते हैं आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हो जाती है। आप अपने सांस पे ध्यान देते हैं, पूरा शरीर आपका ढीला, कहीं भी शरीर में कोई भी स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, मन में कोई तरीके का विचार नहीं, बस सिर्फ आप अपने साथ, आपका समय आपके साथ, बस।